नमस्कार दोस्त, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आज का जो विषय है, जिस विषय पे मैं बात करूँगा, मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर आज मेरा विचार भी नहीं था कि मैं इस विषय पे बात करूँ, क्योंकि आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, वो बजट से रिलेटेड है, क्योंकि आज इस देश का अमृत काल का पहला बजट, अमृत बजट पेश हुआ है। तो मेरा विषय इकोनॉमिक्स नहीं है, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं बजट पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये अच्छा भी नहीं है कि आपको जिस विषय की जानकारी ना हो, उस पे ना ही बात किया जाए तो अच्छा है। क्योंकि ये संभव ही नहीं कि एक व्यक्ति हर एक चीज़ का एक्सपर्ट हो या हर एक चीज़ की जानकारी उसके पास हो। इसलिए अच्छा यही होता है कि अगर आप जिस विषय को नहीं जानते हो, उस पे बात नहीं करनी चाहिए या उसका विश्लेषण नहीं करना चाहिए। बात तो कर सकते हैं, बात करना तो हर किसी का जायज़ है, पर उसका विश्लेषण एक्सपर्ट के तौर पे नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अभी भी आपको मैं बजट पे कोई विश्लेषण नहीं बता रहा हूँ, कोई मैं उस पे अपना एक्सप्लाइटेशन नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ़ मैं इस विषय को इसलिए ले रहा हूँ और बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस बजट को पेश होने के बाद बहुत से ऐसे-ऐसे अर्थशास्त्रियों ने इसके ऊपर जो टिप्पणी की है, जिसमें ऐसे-ऐसे व्यक्ति का नाम है जो कुछ तो बहुत ही काबिल है, लेकिन कुछ लोग इस लायक भी नहीं है जिनको बजट का बी पता हो, वो भी आज बजट के ऊपर एक्सपर्ट बन गए हैं। और उनकी ही टिप्पणियों को देखकर मैंने भी सोचा कि जब ऐसे-ऐसे लोग इस पे बात कर सकते हैं, तो मैं भी अपना विचार रख ही सकता हूँ और इन लोगों से कुछ तो सवाल पूछ ही सकता हूँ, इस देश के नागरिक होने के नाते। दरअसल आज मैं इस विषय को इसलिए लिया हूँ कि बजट पेश होने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का जो बयान था, वो बहुत ही हास्यास्पद बयान था। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति बजट को नीलबट्टे सन्नाटा बता रहा है और वह कह रहा है कि इससे तो अधिक बिहार को यूपीए शासनकाल में मिलता था, जो एनडीए शासनकाल में उस कुछ नहीं मिला। बिहार को निराशा हाथ लगी है, बिहार के साथ छलावा हुआ है। और भी कई लोग इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक ही पार्टी के 2 नेता अपने-अपने राजनीतिक एजेंडे को ध्यान में रखते हुए बातें करते हैं। हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से ऐसे-ऐसे लोग इस बजट को अच्छा बता रहे हैं, जिससे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि ये लोग मोदी सरकार के इस बजट को अच्छा कह सकते हैं। जी हाँ, मैं उन लोगों के बारे में भी बात करूँगा, उनका भी परिचय आपको दिलवाऊँगा। फिलहाल हम बात करते हैं बिहार के महान अर्थशास्त्री, 9वीं क्लास फेल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के बातों पे। जी हाँ, उनका कहना है, उन्होंने दरअसल क बयान क्या दिया है, पहले इसको देखना ज़रूरी है। जी हाँ, उनका बयान था कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बजट नील-बट्टा सन्नाटा है, बिहार के लिए कुछ नहीं है। केंद्र में बिहार के जितने सांसद हैं, उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। किसानों के लिए, रेलवे के लिए कुछ नहीं। यूपीए की सरकार में बिहार को जितना दिया जाता था, क्या इस सरकार ने दिया? जी हाँ, इनके इनका जो बयान है, उनमें सिर्फ़ एक बातों से मैं सहमत हूँ और मैं इनका समर्थन करता हूँ कि वाक़ई बिहार का जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उनको विचार करना चाहिए कि वो बिहार के लिए क्या किए हैं इतने सालों में सत्ता में रह के भी।
जी हाँ, अब आते हैं तेजस्वी यादव जी के बयान पे। पहली बात तो तेजस्वी यादव जी को खुद सोचना चाहिए कि बजट के ऊपर इनकी समझदारी कितनी है। जो व्यक्ति 9वीं पास नहीं कर पाए अपने दम पे, वो भी ऐसा व्यक्ति इस धरती पे शायद ही ऐसा बहुत कम लोग होंगे जिनके माता और पिता दोनों किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हों और उनका बच्चा एक 5वीं फेल हो गया और एक 9वीं फेल हो गया और वह अपनी राजनीतिक विरासत पे एक तरह से बाप-दादाओं की दी हुई राजनीतिक विरासत के दम पे आज उप मुख्यमंत्री बने हुए, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ और हमने यह मुकाम अपने कर्तव्यों से हासिल की है। अगर आप खुद सोचिए अगर लालू जी का बेटा ना होते तेजस्वी यादव, तो इनको कोई जानता? इनकी क्या पहचान थी? इनका जो भी पहचान है वो लालू प्रसाद यादव यादव की वजह से है और यह व्यक्ति बजट पे ज्ञान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, इससे ज़्यादा यूपीए शासनकाल में मिलता था। तो अगर यूपीए शासनकाल में इससे ज़्यादा मिलता था, तो तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहिए कि फिर इस बिहार का हालात इतना कंगालों वाली क्यों हो गई? कहाँ गया वो बजट का पैसा? किसने खाया उस बजट के पैसे को? इस बिहार में यूपीए के शासनकाल में क्या स्थिति थी और एनडीए के शासनकाल में क्या स्थिति है, बिहार की जनता अच्छी तरह से समझती है। तो इनको जवाब देना चाहिए कि अगर यूपीए शासनकाल में बिहार को ज़्यादा बजट मिलता था, यानी कि ज़्यादा पैसे मिलते थे विकास कार्यों के लिए, तो फिर बिहार इतना पिछड़ा कैसे रह गया? 1990 के बाद से जब से इनके पिताजी और माताजी इस प्रदेश की कमान सँभाले, उस टाइम से अभी तक 2014 तक लगभग-लगभग यूपीए सरकार का ही शासन रहा। कुछ सालों को छोड़ दें तो और उस सरकार में इनके पिताजी खुद केंद्र में महत्वपूर्ण पदों पे रहे, खास करके रेल मंत्री रहे और इनके पिताजी कहते थे कि प्रधानमंत्री किसे बनाना है और नहीं बनाना है वो मेरे हाथ में है। और ये बात सही थी। उस टाइम में लालू प्रसाद यादव जी का तूती बोलता था। तो फिर ये बिहार इतना पिछड़ा कैसे रह गया? जब यूपीए शासनकाल में इतना अच्छा बजट मिलता था बिहार को, अधिक पैसे मिलता था आज के मुकाबले, तो फिर ये बिहार पीछे क्यों रह गया? क्या कारण था कि इस बिहार के लोग 1990 के बाद से सिर्फ मज़दूर बनते गए? बिहार में कोई ऐसे कल कारखाने नहीं लग पाए, बिहार में कोई अच्छी सड़क नहीं बन पाई, कोई अच्छी अस्पताल नहीं बन पाई। अगर बिहार के रहने वाले जो लोग हैं उनको पता होगा कि 2014 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी और 2014 के बाद बिहार की स्थिति क्या है। क्या कारण था कि सिर्फ एक एयरपोर्ट सिर्फ पटना एयरपोर्ट हुआ करता था। यूपीए के शासनकाल में आज 2 एयरपोर्ट है, एक पटना, एक दरभंगा। वो भी एयरपोर्ट ऐसे ही हुआ करता था जो किसी सरकारी बस स्टैंड से ज़्यादा उनकी औकात नहीं थी। सरकारी बस अड्डा और पटना का हवाई अड्डा में कोई फ़र्क नहीं होता था। और ये कह रहे हैं कि बजट में पैसे कम मिले, बिहार को कुछ नहीं मिला। ये देश का बजट है, ये किसी राज्य का स्पेशल बजट तो है नहीं। जब आप अपने राज्य का बजट लाइएगा, फिर उसमें अपने बिहार के लिए क्या-क्या लाते हैं, वो बिहार की जनता देखेगा। पर ऐसे-ऐसे लोग बजट के ऊपर जब कमेंट करते हैं, तो वाक़ई हँसी आती है इनके ऊपर। और यह बोले कि रेल के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में। क्या ये बात सत्य है कि रेल के लिए कुछ भी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि इस देश में लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुए, बिहार से थे। रामविलास पासवान जी रेल मंत्री हुए, बिहार से थे। नीतीश कुमार जी जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, वो भी रेल मंत्री रह चुके हैं, वो भी बिहार से। क्या कारण है? जिस रेल को आज ये तेजस्वी यादव जी याद कर रहे हैं, उस रेल की स्थिति क्या थी 2014 से पहले?
बिहार छोड़िए पूरे देश में, और खास करके मैं बिहार की बात करता हूँ, बिहार में रेल की स्थिति क्या थी? कितने स्टेशन आधुनिकीकरण हुए थे 2014 से पहले? कितने स्टेशनों की सौंदर्यीकरण हुआ था? कितने स्टेशनों की विस्तार हुआ था? कितने रेलवे लाइन को दोहरीकरण किया गया था? ये तेजस्वी यादव को बताना चाहिए। इनका पिताजी रेल मंत्री थे। बिहार में कितने ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो बहुत बड़े रेलवे स्टेशन के तौर पे जाना जाता हो? अभी भी कुछ खास स्टेशनों को छोड़ दिया जाए जिसका विकास एनडीए शासनकाल में हुआ है, यूपीए में नहीं हुआ। उन कुछ स्टेशनों को छोड़ दिया जाए तो अभी भी बिहार में रेलवे और रेलवे स्टेशनों का क्या हाल है, वो सब जानते हैं। बदलाव हुआ है उनके 2014 और 2014 के बाद में, उसे भी लोग जानते हैं। तो कितना ये सफ़ेद, बिल्कुल एकदम सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, जबकि रेलवे को एक अच्छा खासा बजट मिला है। मैं वो भी बताऊँगा कि रेल मंत्री ने क्या कहा है। तो क्या कारण है कि ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आता है, जिनके ऊपर एक समय में ज़िम्मेवारी थी बिहार को एक खुशहाल प्रदेश बनाने का, उन लोगों ने मिल के बिहार को लूट लिया, खा गए, बिहार को नोच के खा गए, और उनके बच्चे आज सवाल पूछ रहे हैं। उनको पहले अपने ही लोगों से पूछना चाहिए था कि आप बिहार में इतने दिन तक इतने अमुक-अमुक पदों पे रहे, बिहार के लिए आपने क्या किया? आप रेल मंत्री रहे, बिहार में आपने अपने शासनकाल में कौन-कौन से स्टेशनों को वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास छोड़िए, नेशनल लेवल के स्टेशन के तौर पे बनवाया? एक भी स्टेशन का नाम उनसे पूछना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हाँ, हमारे पिताजी रेल मंत्री रहते हुए इस स्टेशन को नेशनल लेवल का स्टेशन बनाया था। तो आप खुद समझिए कि इनका जो ये बजट एक्सपर्ट बन रहे हैं, इनकी बजट पे कितनी नॉलेज होगी और कितनी समझ होंगी इनके पास। अब हम आप देखिए मोदी जी ने किस तरह से इस बजट को पेश होने के बाद अपने भाषण में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को बधाई दिया और इस देश के लोगों को बहुत ही बारीकी से इनके एक-एक फायदे को समझाया है। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास
करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसान को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है।
एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमई को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमई को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें पता है, दरअसल किसी भी काम के बाद ना, उस काम का कमान नरेंद्र मोदी जी अपने हाथ में क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में खैरिये खैरातियों का गैंग ऐसा है, टूलकिट गैंग इतने आक्रामक है इस टाइम कि ऐसा ना हो कि हम देश को समझा नहीं पाए, उससे पहले वो देश को भ्रमित कर दें। इसलिए वो पहले ही अपने हाथ में इन चीज़ों को ले लेते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो हर एक बातों को डायरेक्ट अपने से जनता को समझाएँ। और ये उनका फ़र्ज़ भी है क्योंकि वो मुखिया है इस पूरे राष्ट्र की, मुखिया है वो और उनका कर्तव्य बनता है कि कोई भी कार्य को वो खुद से समझाएँ और वो ऐसा करते भी हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने जिन बातों को बताया उनको बहुत ही गौर से सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है कि उन्होंने क्या कहा। और इस बजट में बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इस बजट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बजट का, मैं कोई इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ।
इसलिए बहुत से लोग इस बजट को भी समझाएँगे और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम भी समझेंगे और फिर मैं उस पे बात ज़रूर करूँगा, समझने के बाद। फिलहाल मैं अभी सिर्फ़ इन ज्ञानियों के ज्ञान के ऊपर बात कर रहा था। आप सभी लोग इस देश के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम जी को तो जानते ही होंगे, उनको भला कौन नहीं जानते हैं। उनके कारनामे इतने अच्छे-अच्छे हैं कि उनको ना जाने ये संभव ही नहीं है। अभी उन्हीं से रिलेटेड एक करेंसी घोटाला का मामला चल रहा है, तो वो भी जिस दिन जाँच चल रही है, जिस दिन हाइलाइट होगा फिर से आपको जानने का मौका मिलेगा कि पी. चिदम्बरम जी क्या थे और उनका कारनामा कैसा-कैसा था। पर अभी हम उनके बातों को समझते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने पूरे बजट भाषण में एक बार भी बेरोजगारी, गरीबी, विषमता या हिस्सेदारी जैसे शब्दों का जिक्र नहीं किया। 2 बार गरीब शब्द के प्रयोग की दया ज़रूर दिखाई है। दरअसल इन्होंने एक तरह से कटाक्ष किया कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बेरोजगारी, गरीबी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। पर नहीं दिया या नहीं दिया ये तो बजट के जो एक्सपर्ट है उनके विचारों को सुनने के बाद, समझने के बाद समझा जा सकता है। पर उन्हीं का बेटा जो कि कांग्रेस पार्टी का सांसद है, कार्तिक चिदम्बरम, वो इस बजट पे क्या कह रहे हैं? अभी इनके एजेंडे को समझिए। कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की पुनरावृत्ति है। टैक्स में किसी भी तरह की कटौती का स्वागत है। लोगों के हाथ में पैसा देना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। दरअसल इस बजट में एक प्रावधान किया गया है 7 लाख तक का जिनकी सालाना आमदनी है, उनको अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह इसमें एक फ़ायदे की बात है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी को लेके ये कह रहे हैं। तो अब देखिए, पिता एक तरफ दोनों एक ही पार्टी में हैं, दोनों एक ही पार्टी के सांसद हैं, तो पिता बुराई कर रहे हैं, लेकिन उनका बेटा इस बजट को अच्छा बता रहा है। आप इसको समझिए कि इन दोनों के बीच की व्यवस्था क्या है इनकी? क्यों ऐसे ये ऐसा बयान दे रहे हैं कि ये पिताजी तो बुराई कर रहे हैं और ये लड़का उनका ही बेटा उनको अच्छा बता रहा है। तो आप इसको समझिए कि राजनीति का खेल क्या होता है। दरअसल पी चिदम्बरम और कार्तिक चिदम्बरम दोनों के ऊपर ईडी की जाँच चल रही है और संभवतः दोनों को ही जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने कारनामे ऐसे-ऐसे किए हैं। तो पी चिदम्बरम ने सोचा कि मेरा तो अब टाइम पूरा ही हो चुका है, मेरा कार्यकाल तो ऐसे भी खत्म हो चुका है, लेकिन लड़का का तो अभी पूरा भविष्य बचा हुआ है, तो मैं विरोध करूँ क्योंकि मेरा काम है विरोध करना, नहीं तो फिर मैं पार्टी के साथ कैसे जुड़ा रहूँगा? पार्टी के अंदर फिर मेरा छवि खराब हो जाएगा। लेकिन अगर लड़का अगर विरोध करता है और पार्टी के अंदर छवि खराब भी हो जाता है, तो उनके लिए बहुत से दरवाजे खुले हुए हैं। वो किसी किसी भी पार्टी में जा सकता है। और दूसरी बात, एक भय और है इनके अंदर कि मैं तो तिहाड़ रिटर्न हो ही चुका हूँ। कम से कम बेटा को तिहाड़ ना जाना पड़े। इनका ये भी कारण हो सकता है। तो इस तरह की राजनीति होती है। दूसरा इसमें फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा? देखिए, ऐसे व्यक्ति जो एक टाइम पे ये कह रहा था कि पाकिस्तान कमज़ोर हो गया तो मैं तो चीन से सहायता ले लूँगा। भारत के खिलाफ इनको पाकिस्तान से सहायता मिलना बंद हो गया तो ये कह रहे थे कि खुल्लम-खुल्ला कह रहे थे कि मैं अब चीन से सहायता लूँगा, चीन को सहायता करनी चाहिए जम्मू-कश्मीर को। वो क्या कह रहे हैं? जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा बजट में मध्यम वर्ग को मदद दी गई है। सबको कुछ न कुछ दिया गया। 1.5 घंटे तक हमने बजट सुना। अब हम इस पर बात करेंगे जब मौका आएगा। जी हाँ, ये भी एक तरह से अपना केंद्र सरकार के प्रति एक जो दोस्ताना व्यवहार होता है उसको दिखा रहे हैं। दरअसल इनको भी समझ में आ रहा है कि जब से 370 हटी है
जम्मू कश्मीर में ऐसे-ऐसे बहुत सारे इन लोगों के किए हुए कारनामे हैं जिनके पर्दाफाश होने का टाइम आ चुका है और हो सकता है कुछ मामलों के ऊपर जाँच भी चल रही है शायद। तो इनको भी कहीं न कहीं डर है, इसलिए ये लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, नहीं तो इनसे उम्मीद ही नहीं हो सकती थी कि ये लोग मोदी सरकार के पक्ष में या उनके उनके किए गए कार्यों के पक्ष में इस तरह का बयान दे सकते हैं। और वो भी ऐसे टाइम पे जो अभी 2 दिन पहले इनका क्या क्या बयान था, इनका क्या रुख था, आपने सुना है भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में। उसके बाद शशि थरूर जी, जो कि काफ़ी पढ़े-लिखे व्यक्ति भी हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इन्होंने अभी सोनिया गांधी के समर्थन के खिलाफ इन्होंने कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और इनको काफ़ी हद तक कुछ वोट मिला है, जो परिवारवाद के खिलाफ है, उनका वोट इनको मिला था, पर ये नहीं जीत पाए। उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि इस बजट में सब कुछ बुरा नहीं है और इसे पूरी तरह से नकारात्मक भी नहीं कहा जा सकता है। बजट में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल हो सकते हैं। सवाल होना चाहिए, सवाल पूछना और सवाल उठाना कोई गलत बात नहीं है। सवाल पूछा जाना चाहिए क्योंकि सवाल पूछने से समस्या का समाधान निकलता है। तो आप सवाल पूछिए पर सकारात्मक। व्यवहार आपका सकारात्मकता व्यवहार में आपके सकारात्मकता होनी चाहिए। जिस तरह का इन्होंने एक मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन्होंने मोदी सरकार की चापलूसी की है, लेकिन हाँ, इन्होंने एक राजनीतिक के सधे हुए बयान दिए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इनकी जो राजनीतिक सूझबूझ है कितनी अच्छी है। अब अब आते हैं रेलवे वाला सवाल पे, जो महान बजट एक्सपर्ट तेजस्वी यादव जी ने उठाए, कहें कि रेलवे को कुछ नहीं मिला। रेल मंत्री अस रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए गए। यह एक बड़ा बदलाव है और यह यात्रियों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। इसी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अमृत भारत स्कीम में बड़े स्टेशन सहित कुल 1275 स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। सोनीपत, लातूर और रायबरेली में वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन शुरू होगा। ग्रीन ग्रोथ पहल के तहत दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन ट्रेन बनकर निकलेगी। अब बताइए, जिसके लिए तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि रेलवे के लिए कुछ है ही नहीं इसमें, उस विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि 2023 के लास्ट तक हाइड्रोजन ट्रेन हम बना के निकाल देंगे। तो क्या वो फ्री में होगा? हाइड्रोजन ट्रेन फ्री में बनेगी जब पैसे नहीं मिले उनके? तो कुछ तो समझ-बूझ होनी चाहिए। हर जगह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को राजनीतिक अंधकार में खोने का ही दिखावा क्यों करते हैं आप लोग? अरे जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा कहिए, जहाँ बुरा है वहाँ बुरा कहिए। सवाल पूछना सभी का अधिकार है, आप सवाल पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन इस तरह से गुमराह करने की क्या ज़रूरत है? वो भी ऐसे आप ऐसे घर से आते हैं, जो आपके घर में इस रेलवे के भा बिहार के विकास के लिए बहुत ही बड़ी ज़िम्मेवारी थी आपके घर के ऊपर। वो उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने और बिहार को एक बीमारू राज्य बना दिया। जिस बिहार में आज़ादी से पहले 40 चीनी मिलें थी, कई सारे पेपर मिल थे, कॉटन मिल थे, उस सबको खा गए आपके परिवार वालों ने। सारी की सारी मिलें बर्बाद हो गई, सारे के सारे कॉटन मिल बर्बाद हो गए। आप उ आप उनके विषय में क्यों नहीं बात करते हैं? आपने कभी सवाल पूछा उनसे कि ऐसा क्या कारण था? क्या हुआ कि इत आपके शासनकाल के दौरान में बिहार के विकास को बिल्कुल जंग लग गया था और बिहार के लोग मज़दूर बनने पे मजबूर हो गए? आप रेलवे की याद दिला रहे हैं। क्या स्थिति थी रेलवे की? बैल भैंस की तरह आदमी भर-भर के जाया करता था बिहार से। लोकल ट्रेनों की ऐसी हालत थी, ऐसी दुर्गति थी कि कोई डब्बे में इतने जगह नहीं होते थे, लोग रेल के इंजन पे चढ़ के जाते थे। छतों पे चढ़ के सफ़र करते थे अपनी जान की बाजी लगा के। और आप
आज कह रहे हैं कि रेलवे के लिए कुछ नहीं मिला। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा ये अपील है कि आप मेरे किसी भी वीडियो पे अगर कोई कमेंट करते हैं तो सकारात्मक कमेंट कीजिए। अगर मेरा कहा हुआ बात गलत है तो तथ्यों के साथ आप उसको गलत साबित कीजिए। अगर वो गलत होगा तो मैं ज़रूर उसकी गलती मानूँगा। लेकिन बेहुदापंती वाली कमेंट ना करें कृपया, जिससे आप अपनी पहचान ना बताएँ लोगों को कि आपकी क्या पहचान है। नमस्कार।